ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करने वाली हैं कई जनसभाएं। यूपी की अलग अलग सीटों पर आज जनसभाओं का कार्यक्रम है। रामपुर में, मुरादाबाद में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कल नगीना, बिजनौर में भी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, पूरी ताकत अपनी झोंकने की तैयारी इस वक्त चल रही है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, हर कोई पूरी ताकत के साथ अब चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है। मायावती भी अब उतर चुकी है चुनावी मैदान में। सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज अलग अलग स्थानों पर, यूपी की अलग अलग सीटों पर आज जनसभा करने वाली। रामपुर और मुरादाबाद में सभा को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पूरी दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी बीजेपी आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो की। और इसी बीच चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी आपको मायावती। तो देखिए, मायावती भी अब चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही। बीते दिन की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो हम इसको अमल में लाएंगे। चुनावी सभा में मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, एक जैसा बताया। रविवार को मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बड़ी सभाओं को संबोधित किया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस दौरान करते हुए नजर आए। और आगे की बात करें तो देखिए, बैक टू बैक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई मायावती नजर आएंगी। रामपुर, मुरादाबाद में मायावती की जनसभा होने वाली है और इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी। तो बीएसपी के कार्यकर्ता भी पूरी तरह से एक्शन मोड में, किस तरह से वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए, 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा 80 लोकसभा सीट में जीत हासिल कर सके, इसे लेकर तमाम जो पार्टी है पूरी तरह से दमखम के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। यूपी की अलग अलग सीटों पर मायावती जनसभा करती हुई नजर आएंगी। रामपुर, मुरादाबाद में मायावती की जनसभा होगी। कल नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो रामपुर, मुरादाबाद में मायावती की जनसभा होगी। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज केरल दौरा। वायनाड में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और कोझिकोड में यूडीएफ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वायनाड में कई कार्यक्रम जिसमें हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। कोझिकोड में यूडीएफ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। वायनाड से चुनावी मैदान में हैं राहुल गांधी और वायनाड में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और कोझिकोड में यूडीएफ में भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। तो बड़ी खबर, अब देखिए चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ लगातार चुनाव प्रचार प्रसार अलग अलग राज्यों में कर रही है। केरल के वायनाड में आज राहुल गांधी की मौजूदगी होने वाली है और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता को भटकाने की कोशिश, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आपको बता रहे। बीते दिन जब प्रियंका गांधी जयपुर के दौरे पे थी और तमाम जो अब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल सही कहा रंजना आपने। और देखिए किस तरीके से केरल दौरा राहुल गांधी का, वायनाड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वायनाड से सांसद भी हैं राहुल गांधी और ऐसे में वायनाड की जनता से तमाम वादे उनकी तरफ से किए जाएंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा राहुल गांधी लेंगे। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा के उम्मीदवारों पर नहीं बन पा रही है बात। बैठक में कुमारी शैलजा सुरजेवाला नहीं पहुंचे, विवाद नहीं सुलझा पाई उच्च स्तरीय कमेटी। 3 सीटों पर नाम तय हुए हैं, 6 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो देखिए ये कांग्रेस के लिए भारी संकट की स्थिति है कि जिस तरीके से नाराजगी उनके ही लोगों के सामने आ रही है। अब ऐसे में क्या करें, 3 सीटों पर तो बात बन गई है, लेकिन बाकी की 6 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से उनकी नाराजगी सामने आ रही। जो बैठक हुई उसमें वो नहीं पहुंची और कुमारी शैलजा क्योंकि अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है
जनता के बीच में। अगर रणदीप सुरजेवाला की आप बात करेंगे, आप उनको देखिए, दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के, अगर वही कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाएंगे, वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो उनका हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। इसमें आप गौरव वल्लभ को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता रहे थे, किस तरीके से पक्ष उनका रखते थे, लेकिन नाराजगी के चलते उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा अशोक चौहान की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वो रहे हैं। और सिर्फ यही नाम नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे दिग्गज हैं। संजय निरुपम की आप बात कर लीजिए, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ दिया। और अगर हरियाणा में भी इस तरीके से नाराजगी आती है कांग्रेस के दिग्गजों की, उनके ही नेताओं की, तो फिर कांग्रेस का अस्तित्व कैसे बचेगा? अगर कांग्रेस के जो आला कमान है, जो अधिकारी हैं, अगर वो इनको नहीं मना पाते हैं तो आगे क्या होगा? चुनाव बेहद करीब है, 19 तारीख को। आज देखिए आप, अब क्योंकि 15 तारीख आज है और ऐसे में 19 तारीख बेहद करीब है, पहले चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। यानी कि जो छोटी मोटी बात है उस पर भी अगर सहमति नहीं बन पा रही है, या जो अपने हैं उनसे ही बात करके जो समन्वय बनना चाहिए, तो क्या होगा? दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है, किसी भी दल की हमारे साथ कोई नाराजगी नहीं है, कोई हमने देखा भी नहीं किस तरीके से कैमरे पर आके या मीडिया के सामने आकर किसी ने कोई नाराजगी जताई हो। तो ये फर्क हो जाता है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में, और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति होती है वो उसके लिए कहीं ना कहीं फायदा तो नहीं कराती है, उल्टा नुकसान ही करा देती है, क्योंकि अपनों को वो नहीं बचा पाती है। जो अपनों की उसके अपने हैं उनकी नाराजगी वो दूर नहीं कर पाती है। तो फिर कैसे, जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, उससे मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हुए बीजेपी के बाद अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। पहले उम्मीदवार बदला, फिर चाचा शिवपाल की सिफारिश, बदायूं से आदित्य यादव को दिया है टिकट। पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद को टिकट दिया गया। वहीं अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया। अमर उजाला में खबर बताई गई है कि सपा ने बदायूं से और सुल्तानपुर में अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। बदायूं में तीसरी बार टिकट बदलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा है। वहीं सुल्तानपुर से भीम निषाद का पत्ता काटकर वहां पर राम भुआल निषाद को प्रत्याशी के तौर पर सपा ने आगे रखा है। इस बीच सपा ने पहले बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उतारा था, इसके बाद शिवपाल यादव को टिकट दिया था। शिवपाल यादव ने शुरू से ही वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा नहीं जताई थी और इसीलिए उनके बेटे आदित्य यादव के नाम के ऊपर अब घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। वहीं इसी के साथ में राम भुआल निषाद ने वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव रुद्रपुर विधानसभा सीट से लड़ा था और उसको लेकिन वो वहां पर हार गए थे। अब उन्हें सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो ये दिलचस्प हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार अपने प्रत्याशियों को बदले जा रही है और यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे को भी भुना रही है कि जिनके पास प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है, पीएम मोदी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कई सारी जनसभाओं में कि कांग्रेस पार्टी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है, क्योंकि वो घोषणा नहीं कर रही है, ऐलान नहीं कर रही है, उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। वही समाजवादी पार्टी के लिए इनडायरेक्टली पीएम मोदी कहते हुए नजर आए कि वो बार बार अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम बदल रही है और एक बार फिर से कैंडिडेट्स को बदला गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। और पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आए ये पहला विपक्ष है जो कि जीत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी रणनीति ये है कि किस तरीके से हम जो नारा दे रहे हैं 370 और 400 पार का, उसको काटा जाए और सीटों को कम किया जाए। क्योंकि चाहे मेरठ हो चाहे रामपुर हो, बार बार समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो समाजवादी पार्टी बदल रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार सीवान पर आरजेडी ने खत्म किया सस्पेंस काफी लंबे समय से यह बना हुआ था। अवध बिहारी चौधरी को बनाया है यहां से उम्मीदवार। उन्होंने खुद अवध बिहारी ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है, क्योंकि काफी लंबे समय से सीवान पर भी सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि बिहार की कई ऐसी सीट है जिस पर पेच फंसे हुए थे। खासतौर पर अगर हम आरजेडी की बात करें तो अब सीवान का सस्पेंस खत्म हो चुका है। अवध बिहारी चौधरी उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है और तस्वीर आप देखिए, ये शेयर की गई है तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र एक्स पोस्ट के जरिए किया है कि अब वो यहां से उम्मीदवार होंगे। तो आरजेडी ने सीवान का सस्पेंस भी अब खत्म कर दिया है। बढ़ते खबरों में आगे, और लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे चीन के लोग। बोले हम खुशनसीब। चीन के बारे में कहीं चौंका देने वाली बातें, और चीन में लोकतंत्र होता तो अच्छा होता। चाइनीज की जुबान पर भी मोदी, और मोदी के मुंबई के बाद कोलकाता में सबसे ज्यादा चीनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही। लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे चीनी लोग, और इस बीच उन्होंने वो तमाम बातें शेयर की कि चीन की स्थिति क्या है, वहाँ की बातें शेयर की। बोले हम खुशनसीब हैं कि हम यहाँ पर वोट करेंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जरांगे की फिर से भूख हड़ताल की चेतावनी सामने आई है। राज्य सरकार को दी है चेतावनी, 4 जून से फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये जरांगे की तरफ से धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर हड़ताल करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले भी किस तरीके से मनोज जरांगे की तरफ से भूख हड़ताल की गई थी। इससे पहले भी वो धरने पर बैठे थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो मांग है उनकी पूरा की जाए। हालांकि बीच में मना लिया उनको गया था, उसके बाद उन्होंने हड़ताल को खत्म कर दिया था, प्रदर्शन को खत्म कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से उनकी तरफ से ये कहा गया है, मराठा आरक्षण को लेकर वो लगातार अपनी मांग उठाते आए हैं, अपनी आवाज उठाते हुए आए हैं। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए, भूख हड़ताल की चेतावनी राज्य सरकार को उनकी तरफ से दी गई है और 4 जून से फिर से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो देखना होगा कि इस बार जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है ये कितना गर्माता है, क्योंकि अब शायद ये जरांगे भी समझ रहे हैं कि चुनाव करीब है। ऐसे में अगर सरकार को घेरा जाएगा तो शायद जो मांग है वो जल्द मान ली जाए, क्योंकि इसका असर मराठा लोगों पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक मुंह की खानी सरकार को पड़ सकती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अब देखना होगा कि आगे सरकार की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, क्या एक बार फिर से जरांगे से बातचीत की जाती है, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, या उनकी मांग है वो मानी जाती है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि पूरी मांगे तो नहीं मानी गई है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ मांगों को मान लिया गया है। लेकिन अब जब वो फिर से बैठ रहे हैं इस आंदोलन पर तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। साक्षी, आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसी खबर का जिक्र कर लेते हैं जो आपके और हमारे सफर से जुड़ी है। दरअसल असम में अब आप सिर्फ 150 रुपए में हवाई सफर कर पाएंगे। देश में सबसे सस्ती उड़ान उड़ाई जा रही है। तेजपुर टू लखीमपुर रूट 2 महीने से फुल है और यही हेडलाइन दैनिक भास्कर में दी गई है फ्रंट पेज पर, जिसमें बताया गया है कि असम में आप सिर्फ 150 रुपए में हवाई सफर कर पाएंगे और देश में सबसे सस्ती उड़ान ये होने वाली है। यहां पर बताया गया है कि यदि आप विमान में बैठने का सपना रखते हैं और महंगे टिकट के चलते उसे पूरा नहीं कर पा रही हो तो आप असम जा सकते हैं। सिर्फ 150 रुपए में आपका सपना पूरा होगा। असम के तेजपुर से लखीमपुर जिले के लीलाबरी एयरपोर्ट तक के लिए विमान कंपनी अलायंस एयर केंद्र ने सरकार की उड़ान स्कीम, जिसे उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, उसके तहत ये सुविधा दे रही है। इस बीच 5 राज्यों की 73 हवाई पट्टियों की योजना से ये योजना जुड़ी हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम की 73 हवाई पट्टियां स्कीम से जुड़ी हैं। अलायंस एयर, फ्लाईविंग और इंडिगो यहां सेवा दे रही है और इसी स्कीम के तहत 2021 में इम्फाल से शिलोंग के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू की गई थी। तो अगर आप भी उड़ान में सफर करना चाहते हैं, प्लेन में सफर करना चाहते हैं तो आप असम जा सकते हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। पंजाब में वेप नेता की गोली मारकर हत्या, नगल में नेता की हत्या कर दी गई है। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में घुसकर गोलीबारी की गई है और सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही। तो बड़ी खबर आपको बता रही, देखिए किस तरह से यहां पर पंजाब में एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नंगल शहर में नेता की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी वारदात की सामने आ चुकी है। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस प्रशासन की टीम जांच पड़ताल कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो बाइक पर आए 2 बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया, दुकान में घुसकर गोलीबारी की है। और पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वेप नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पंजाब में विश्व हिंदू परिषद नेता की गोली मारकर हत्या की ये खबर आपको बता रहे हैं। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया, दुकान में घुसकर उनको गोली मारी है और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज की जांच अब पुलिस पूरे मामले में कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी के लिए महिला की हत्या की गई है। बहुत ही हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आया। पड़ोसी की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। आप देखिए किस तरीके से फर्श बाजार इलाके की ये पूरी घटना है। पुलिस ने एक नाबालिग को इस पूरे मामले में पकड़ा है, तो चाकू घोंपकर हत्या की गई है। और कहीं ना कहीं अपने आप में ये पूरी घटना सवाल खड़े करती है कि देखिए, पानी के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से सिर्फ पानी के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है। शायद पलक कुछ कहना चाह रही है। पलक, बिल्कुल प्रीति, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एलजी से 24 घंटे के भीतर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ को तुरंत निलंबित करने की इसमें मांग की है। उनका कहना है कि महिला की मौत पर जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत निलंबित किया जाए। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जितने भी अधिकारी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव, वित्त, यूडी और डीजेबी के अधिकारियों के कारण यहां पर काले धन की कमी हो गई थी, उनका कहना है। उन्होंने कहा
कि इसमें अब जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि काफी चौंकाने वाली ये घटना है। दिल्ली सरकार और राजनिवास इसमें अब फिर लेकिन आमने सामने एक बार होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ताकि ना हो कटौती, चलेंगे गैस बिजली घर। गर्मी में बढ़ती मांग को लेकर मंत्रालय ने आदेश दे दिए हैं। 1 मई से 30 जून तक के लिए चालू रखने के आदेश दिए गए बिजली घरों को। तापीय बिजली संयंत्रों की आंशिक कटौती घटाई और अतिरिक्त बिजली की एनर्जी एक्सचेंज में बिक्री की खबर फिलहाल मिल रही है, ताकि गर्मी का मौसम क्योंकि है तो बिजली में कटौती ना हो और सभी गैस बिजली घर चलते रहेंगे। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। चुनाव प्रचार के लिए नेता खूब कर रहे हैं हवाई यात्रा। मांग की तुलना में आपूर्ति लेकिन कम है। चार्टर्ड विमान, हेलीकॉप्टर की मांग बढ़ चुकी है। 40% उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। एक विमान के लिए 4.5 लाख से 5.5 लाख तक का ये किराया होता है। हेलीकॉप्टर के लिए करीब 1.5 लाख से 1,70,000 तक का ये किराया इनको चुकाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब चुनाव सर पर और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो हवाई यात्रा कर रहे हैं, मांग जितनी उसकी तुलना में आपूर्ति लेकिन कम है। चाहे वो चार्टर्ड विमान हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, 40% का उछाल इसमें देखने को मिला है। एक विमान के लिए जहां 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख से करीब 1,70,000 रुपए तक का खर्चा इसमें आता है। अमेरिका की इजराइल को सलाह सामने आई है। ईरान पर जवाबी हमले से बचना चाहिए। अमेरिका ने कहा है किसी भी हमले से पहले सावधानी से सोचना होगा। किसी भी जवाबी हमले से क्षेत्र युद्ध का डर होगा। नया मोर्चा बना तो हथियारों का संकट भी होगा। अमेरिका ये इजराइल को समझा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया। 331 ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। हालांकि आप जानते हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि 99% तो जो हमले किए गए उसको हवा में ही नष्ट कर दिया इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन इजराइल ये कह रहा है, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची है जो जख्मी हुआ है और साथ ही साथ आप देखिए थोड़ा हल्का फुल्का नुकसान हुआ है इजराइल को, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम पर ये अटैक क्यों गया, क्योंकि अब तो हम इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर आपने उकसावे की कार्रवाई की या अगर आपने अटैक किया तो फिर देखिए हम आपको बख्शेंगे नहीं। आपको याद होगा सीरिया में जो ईरान का दूतावास है वहां पर ये ईरान का कहना था कि इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, जिसमें उसके कमांडर्स की मौत हो गई और इसी बात से ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। लेकिन अब पूरा जो मामला है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि हर कोई ये जानता है कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, इजराइल के साथ वो रहेगा। ये बात तो पहले भी कह चुका है कि हर हाल में हम इजराइल का साथ देंगे। लेकिन अमेरिका ये भी समझ रहा है कि ये सही नहीं होगा और इसीलिए इजराइल को ये सलाह दी गई है कि ईरान पर जवाबी हमले से बचना चाहिए। किसी भी हमले से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। हथियारों का संकट खड़ा हो सकता है, क्षेत्र युद्ध का डर भी इस जवाबी हमले से बन सकता है, और इतना ही नहीं ये पूरे विश्व के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए इजराइल को अमेरिका सलाह दे रहा है। तो देखिए अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ में संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इजराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा कि वो इजरायली लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि अमेरिका की कई सारी यूनिट्स और सेना जो है वो टुकड़ी इजराइल में भी ऑलरेडी तैनात है और इसलिए वो सपोर्ट जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं। आज से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो रही है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रांजिट कैंप में काउंटर भी बना दिए गए हैं, तो अगर आप भी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आज से आप रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 8 काउंटर्स बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ndtourist.uk.gov.in वेबसाइट है जिस पे आप मेल भेज सकते हैं। साथ साथ में व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं 8394833833 पर आप पंजीकरण कर सकते हैं और ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है क्योंकि चारधाम यात्रा साल में खोली जाती है और अब फिलहाल उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं जो कि आगे शुरू की जाएगी। तो अगर आप भी चारधाम जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके चारधाम यात्रा में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं। अक्षय तृतीया का वो पावन पर्व होगा जब ये कपाट खुलेंगे और समय है सुबह 10:29 पर। रोहिणी नक्षत्र ही होगा जब कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के पूरी विधि विधान के साथ कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन होगा जब कपाट खुलेंगे। सुबह 10:29 का मुहूर्त है रोहिणी नक्षत्र में जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे।
तो चारों धामों समेत श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे और पूरी जानकारी भी शेयर कर दी गई है और चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बढ़ते खबरों में आगे और खास होगा अयोध्या का रामनवमी। रामलला को आपको बताते चलें कि 1,11,1100 किलो लड्डू से भोग लगाया जाएगा और 50 लाख भक्त साक्षी होंगे। रामनवमी पर 1,11,111 किलोग्राम लड्डू का प्रसाद अयोध्या भेजा जाएगा। तो देखिए, रामनवमी पर नहीं होंगे रामलला के वीआईपी दर्शन, ये भी जानकारी है। साथ ही साथ पूरी जो जानकारी वो शेयर की गई है। रामनवमी के पहले से ही रामलला के वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। सोमवार से गुरुवार तक के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और रामनवमी पर श्रद्धालुओं की लाखों भीड़ की संभावनाओं की वजह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ये फैसला लिया है। 15 से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद रहेगी और साथ ही साथ 18 अप्रैल तक के लिए ऑनलाइन बनवाए गए पास भी रद्द कर दिया। क्योंकि रंजना दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक भी किया जाना है, उसकी भी खास तैयारियां चल रही हैं। ट्रायल उसका पूरा हो चुका है। तो जो नज़ारा होगा रामनवमी पर रामलला के मंदिर का या रामलला का बहुत अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि रामलला के ललाट पर सूर्य वहां पर आपको नजर आएगा। सूर्य तिलक रामलला का किया जाएगा।